जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 55 चैप्टर हमारा पार्टनरशिप चल रहा है। पार्टनरशिप में हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर्स है, 11, 12 और 13। चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर के ऊपर है। इसमें हमने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था कल, ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, अथॉरिटी या पावर्स ऑफ ए पार्टनर। आज इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, और फिर इसके बाद लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म, यानी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टीज। देखिए एक तो है ना राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ, राइट्स एंड ड्यूटीज, वो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो हम ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं वो थर्ड पार्टी के रेफरेंस से है, यानी एक थर्ड पार्टी को पार्टनर कब लायबल होगा और फर्म कब लायबल होगी। तो 2 कंसेप्ट स्टडी करने हमने, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर और लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर का, अथॉरिटी का मतलब क्या है कि अपने ड्यूटीज को पूरा करने के लिए किसी भी पर्सन को जो पावर दी जाती है, ठीक है, वो है उसकी अथॉरिटी। जैसे ये हमने लफ्ज़ पढ़ा था पहले एजेंसी वाले चैप्टर में कि एजेंट को, जब प्रिंसिपल कोई टास्क एजेंट को देता है, कोई काम करने को कहता है, तो वो उसके साथ साथ उसे कुछ एजेंट को पावर भी देता है। किसी भी पर्सन को आपने कोई उसकी जिम्मेदारी लगानी है ना, तो जब तक उसे कोई ना कोई पावर या अथॉरिटी नहीं देंगे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। एजेंट की जिम्मेदारी थी कि प्रिंसिपल ने जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया उसको फॉलो करे, उसके लिए भी उसे कुछ ना कुछ पावर चाहिए थी, अथॉरिटी चाहिए थी, वो थी अथॉरिटी ऑफ एजेंट। और अथॉरिटी ऑफ एजेंट में हमने क्या कंसेप्ट स्टडी किया था कि एजेंट के पास कुछ एम्प्लॉयड अथॉरिटीज हैं। यानी जैसे फर्ज कीजिए अगर हमने एजेंट को कहा कि आपने हमारी कोई एक चीज़ है वो बेचनी है, तो एजेंट के पास राइट है कस्टमर को ढूंढे, उनके साथ निगोशिएशन करे, उस चीज़ को बेचने के लिए जो एक्ट ज़रूरी हैं वो करे, पैकिंग वगैरह कर सकता है वो। ये सारी चीज़ें हो सकता है कि क्लियरली प्रिंसिपल ने एजेंट को ना कही हो, क्लियरली एजेंट प्रिंसिपल ने सिर्फ यही कहा कि आपने इस चीज़ को, इस मोटरसाइकिल को, इस साइकिल को, इसको बेचना है, लेकिन उस टास्क के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयड अथॉरिटी, वो भी एजेंट की अथॉरिटी में शामिल होती है। इसी तरीके से कंसेप्ट पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होता है अथॉरिटी का। हर पार्टनर्स की कुछ ड्यूटीज हैं, बिल्कुल, कि वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप काम करें। क्या उस ड्यूटीज को पूरा करने के लिए हर पार्टनर के पास कुछ पावर्स भी होनी चाहिए, कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसे कहते हैं अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, यानी वो पावर्स जो कि एक पार्टनर्स को दी गई हैं, वो है अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। और एजेंट की तरह हर पार्टनर को भी ये चाहिए कि वो इन अथॉरिटी के अंदर रह के काम करे, इन अथॉरिटीज को एक्सीड करने की कोशिश ना करे, इन अथॉरिटी से बाहर जाके काम करने की कोशिश ना करे। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयड अथॉरिटी का कंसेप्ट हमने एजेंसी वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने एम्प्लॉयड अथॉरिटी का कंसेप्ट डिस्कस किया था और हमने ये डिसाइड किया था कि ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि प्रिंसिपल ने उसे क्या काम कहा है और इस काम को पूरा करने के लिए और कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में याद रखें, पार्टनर्स की जो अथॉरिटीज हैं इनको लॉ ने खुद एक एक करके डिस्क्राइब किया है कि पार्टनर्स की अथॉरिटी में ये चीज भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। यानी पार्टनर्स की अथॉरिटी को डिस्क्राइब कर लिया, स्पेसिफाई कर दिया लॉ ने। ठीक है, तो मुझे बताइए, जो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की लायबिलिटी को डिस्क्राइब कर दिया गया, पावर की अथॉरिटी को डिस्क्राइब कर दिया गया, वो पार्टनर्स पे अप्लाई होंगी कि नहीं होंगी? वो बिल्कुल अप्लाई होंगी। तो जो पार्टनर्स की अथॉरिटी पार्टनरशिप एक्ट में लॉ ने डिस्क्राइब कर दी, वो चाहे एग्रीमेंट में उनका जिक्र है कि नहीं है, चाहे एग्रीमेंट में उनका जिक्र है कि, अच्छा मुझे बताइए, अगर कोई चीज एग्री ना की गई हो, अगर कोई चीज कुछ लोगों ने एग्री ना की गई हो, लेकिन फिर भी वो अप्लाई हो रही हो, वो एक्सप्रेस नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है ना। एक्सप्रेस तो वो चीज होती है जो आपने क्लियरली डिस्क्राइब कर दी वर्ड्स में, रिटन या वर्बल। जो चीज क्लियरली आपने डिस्क्राइब नहीं की वर्ड्स में, लेकिन फिर भी अप्लाई होती है, वो क्या है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी। तो मुझे बताइए, ये अथॉरिटी जो पार्टनरशिप एक्ट ने कहा हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है, हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है, किसने कहा? पार्टनरशिप एक्ट में। तो हर पार्टनर के पास अथॉरिटी होगी कि नहीं होगी?
बिल्कुल होगी। इसीलिए इसे नाम दिया गया एम्प्लॉयड अथॉरिटी का। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये काम कर सकता है, और जहां पे ये बताना जरूरी समझा लॉ ने कि पार्टनर क्या क्या काम कर सकता है, अकेला पार्टनर, एवरी पार्टनर, एनी पार्टनर, ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर, एक पार्टनर ये काम कर सकता है, तो वहां पे ये भी बताना जरूरी था कि वो कौन कौन से काम है जो एक पार्टनर नहीं कर सकता। यानी लॉ ने पॉजिटिव अथॉरिटी की भी लिस्ट दी और नेगेटिव अथॉरिटी की भी लिस्ट दी। पॉजिटिव अथॉरिटी क्या है? कोई भी एक पार्टनर ये काम कर सकता है। नेगेटिव लिस्ट क्या है? कोई भी पार्टनर ये काम नहीं कर सकता। एक पार्टनर नहीं कर सकता, हाँ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर डिसाइड करें तो फिर ये काम भी किए जा सकते हैं, लेकिन सिंगल पार्टनर नहीं कर सकता। ये वो काम है जो सिंगल पार्टनर भी कर सकता है। क्लियर? तो हमारे पास दो तरह पार्टनर्स की अथॉरिटी में हमारे पास दो तरह की लिस्ट आ गई। कौन कौन सी? एम्प्लॉयड अथॉरिटी और रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटीज कौन सी लिस्ट है? वो अथॉरिटी जो पार्टनर, हर पार्टनर के पास मौजूद है, कोई भी एक पार्टनर ये काम कर सकता है। और रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी कौन सी है? जो कि एक पार्टनर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर काम करने की कोशिश करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा, काम करने की कोशिश करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा। अब ये दोनों लिस्ट, अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी की लिस्ट है ना, ये केस स्टडी सॉल्व करने के लिए अहम है, और जो रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी की लिस्ट है ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए काम किए। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है तो वो रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी पूछता है, और जब केस स्टडीज बनाता है तो उसमें एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाले केसेस को डिस्कस कर रहा होता है। तो हम दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं, दोनों को। पहला, हर पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी है क्या? टू बाय एंड सेल गुड्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रूटीन में जो बिजनेस में चीजें बाय या सेल की जाती हैं, रूटीन में जो चीजें बाय या सेल की जाती हैं उनको बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। कस्टमर आया दुकान पे, उसने कहा सर ये सामान खरीदना चाहता हूं, ठीक है, ये सामान खरीदा। आप साइकिल बेचते हैं, मैं 20 साइकिल जो है वो खरीदना चाहता हूं, क्या रेट? निगोशिएशन हुई, कस्टमर ने पैसे दिए, पार्टनर एक ही मौजूद था, बाकी पार्टनर दुकान में मौजूद नहीं थे उस वक्त, उस पार्टनर ने बेच दिया। क्या पार्टनर की अथॉरिटी है कि इसको बेच सके? बिल्कुल बेच सकता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की चीज है। लेकिन अगर पार्टनर दुकान पे बैठा था, कस्टमर आया, कहता मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूं, चीजें नहीं, दुकान ही खरीद, क्या दुकान का सौदा कर सकता है पार्टनर? वो उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली चीजें शामिल हैं, जो रूटीन से हट के चीजें हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल परचेज करना, ये याद रखें पार्टनर्स की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। कोई भी एक पार्टनर खुद से ये डिसीजन नहीं कर सकता। तो पहली एग्जांपल समझे, टू बाय एंड सेल गुड्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि हर पार्टनर के पास अथॉरिटी हो, बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। कौन सी चीजें? कोई सी भी चीज बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की चीज। इसका मतलब है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, वो बाय या सेल नहीं, एक पार्टनर नहीं कर सकता, बाकी कलेक्टिवली पार्टनर अगर फैसला करें फिर कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टनर ट्रांसफर या एक्वायर नहीं कर सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कर सकता है। फर्क समझ आ गया दोनों में? आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे उसने अमाउंट नहीं लिखी हुई, तो एक पार्टनर 10,000 की चीज बाय या सेल कर सकता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है, 10,000 की बेचनी साइकिलें हैं, 10,000 की एक साइकिल बेच सकता है। और अगर 100 साइकिलें बेचनी हो 10 लाख की, वो भी बेच सकता है। और अगर 10 करोड़ की बेचनी हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिसीव एंड पे कैश फ्रॉम आर टू पर्सन डीलिंग विद फर्म। अगर कोई पर्सन
फर्म के साथ डील कर रहे हैं, कोई एक पार्टनर चाहे तो उनसे कैश रिसीव भी कर सकता है और उनको कैश पे भी कर सकता है। कैश रिसीव भी कर सकता है, कैश पे। पार्टनर दुकान पे बैठा हुआ है, 4 पार्टनर्स हैं। कल एक पार्टनर ने सेल की थी किसी चीज़ की, कस्टमर ने कहा था मैं अगले दिन पैसे दे दूंगा। अगले दिन कस्टमर आया, पार्टनर ए नहीं बैठा हुआ जिसने सेल की थी, पार्टनर बी बैठा हुआ है। क्या पार्टनर बी कैश वसूल कर सकता है कस्टमर से? बिल्कुल कर सकता है। अगर पार्टनर बी कैश वसूल करके जेब में डालता है, निकल जाता है, ठीक है, दुबई पहुंच जाता है सैर करने के लिए, क्या पार्टनर ए कस्टमर को ये कहेगा कि जब चीज़ मैंने बेची थी तो पैसे भी मुझे ही देने थे, दूसरे पार्टनर को क्यों दिए? नहीं कह सकता। क्यों? हर पार्टनर का ये राइट है कि वो कैश रिसीव भी कर सकता है, कैश पे भी कर सकता है। किसके साथ? पर्सन डीलिंग विद फर्म। पर्सनल डीलिंग विद फर्म कौन से होते हैं? वो कस्टमर्स हैं, सप्लाई डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या एम्प्लॉयज वगैरह जिनको सैलरी पे की जाती है। ये क्लियर हुई बात? और अगली पावर है इंतहाई खतरनाक, 2 धारी तलवार। वो क्या है? टू बोरो मनी। कि कोई भी पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है कि ज़रूरत पड़ने पे वो लोगों से या बैंक से, लोग तो कम कम उधार देंगे, बैंक ज़्यादातर उधार देते हैं, वो मनी बारो कर सकता है। लेकिन याद रखें ये ट्रेडिंग बिजनेस में पावर दी जाती है, सर्विस सेक्टर के बिजनेस में पावर नहीं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में नॉर्मली इतने पैसों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सर्विस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ट्रेडिंग सेक्टर है, उसमें सामान खरीदना होता है, उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में पार्टनर के पास पावर है टू बारो मनी। क्या एक पार्टनर बैंक के पास जाके कह सकता है मुझे लोन दो? बैंक ने लोन दे दिया 50 लाख का, पार्टनर लेके दुबई निकल गया, क्या बैंक दूसरे पार्टनर से रिकवर करवा सकता है? फर्म लायबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये हर पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी थी। पार्टनर ये ट्रांजैक्शन कर सकता है, और अगर पार्टनर ने ट्रांजैक्शन की तो पार्टनर की ट्रांजैक्शन फर्म की ट्रांजैक्शन, क्योंकि पार्टनर एजेंट है। पार्टनर के एक्ट, एक पार्टनर के एक्ट के लिए चाहे वो गलत क्यों ना हो, दूसरे पार्टनर भी लायबल है। अगर पार्टनर से बैंक से लोन लेके दुबई निकल गया, गलत काम किया, क्या बैंक दूसरे पार्टनर से रिकवरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा बताइए, अगर दूसरे पार्टनर पैसे दे देते हैं तो फिर उनके पास क्या राइट है? वो उस फॉल्टी पार्टनर से पैसे रिकवर करवाएंगे, कहेंगे भाई वहां दुबई से वापस आएगा ना, जब पैसे खत्म होंगे फिर तो आएगा ना, तो पकड़ देंगे उसे, कहेंगे भाई पैसे निकालो इधर, पैसे लेके भाग गए थे। तो थर्ड पार्टी को तो लॉ प्रोटेक्ट करता है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में फिर लॉ इनोसेंट पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट करता है कि उनका राइट है फॉल्टी पार्टनर से पैसे रिकवर करवा सकते हैं। तो ये टू बारो मनी, ये बारो मनी वाला कंसेप्ट समझ आ गया। ट्रेडिंग बिजनेस में हर पार्टनर के पास पावर है कि वो अगर पैसे बारो करना चाहे कर सकता है। ये केस स्टडी इस कंसेप्ट के ऊपर तो बहुत, इसके ऊपर बहुत सी केस स्टडीज उसने सेट की हुई हैं, और एक इस कंसेप्ट के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर क्या कहता है? बैंक से लोन लेके पार्टनर निकल गया टूर पे, फॉरेन टूर पे। इसमें क्या कहता है कि पार्टनर को मना किया था, ओ भाई 50,000 से ऊपर की चीज किसी को नहीं बेचनी, उसने ग्राहक आया 5 लाख की चीज बेच दी इसने। उसका राइट कैसे है? एक दूसरा कंसेप्ट ऐड करो इसमें, ये पावर्स हैं, हर पार्टनर के पास ये पावर्स हैं, हर पार्टनर ये सारे काम कर सकता है, दूसरे पार्टनर से पूछे बगैर भी कर सकता है। एक क्वेश्चन मेरा, लेकिन क्वेश्चन की बेस पे केस स्टडी सॉल्व होंगी। क्या अगर पार्टनर्स चाहें तो इन पावर्स को, ये जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी की पावर्स हैं, ऐड या लेस कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं? कैसे?
एक्सप्रेस अथॉरिटी के जरिए से। तो बताइए, हर पार्टनर के पास पावर है, किसी भी अमाउंट की चीजें सेल परचेज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स होना चाहिए, इमूवेबल नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स होना चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि 50,000 से ऊपर कोई पार्टनर चीज सेल नहीं करेगा, बाय नहीं करेगा, तो फिर ये पावर रिस्ट्रिक्ट हो गई, हो सकती है। अब अगर 5 लाख की चीज बाय सेल की तो पार्टनर्स ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। ये पार्टनर कहेगा सर काहे का एक्सीड किया, मैंने कोई एक्सीड नहीं किया, लॉ ने कहा हुआ है, लॉ ने कहा हुआ है कि आप कोई भी बाय सेल कर सकते हैं अमाउंट। हमने कहा लॉ ने तो कहा हुआ है, लेकिन लॉ ने यह भी कहा हुआ है कि इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ वो कुछ ड्यूटीज थी जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज थी, कुछ जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज थी। अथॉरिटीज है, इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमने पार्टनरशिप में लिखा था 50,000 से ऊपर कोई बाय सेल नहीं करेगा। अब तूने 5 लाख की चीजें बाय की है ना, अब एक्सेस 4.5 लाख के लिए तुम लायबल। अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, क्या वो लायबल है? यस, लायबल है। कस्टमर आ गया, कस्टमर ने कहा भाई तुम लोगों का आपस का झगड़ा है, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मेरे को क्या पता, मैंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट थोड़ी देखा है। याद रखें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, ये थर्ड पार्टीज को नॉर्मली नहीं दिखाया जाता। कस्टमर कहेगा मेरे को क्या पता, दुकान पे जो बंदा बैठा था मैंने उसे ऑर्डर दिया, उसने कहा ठीक है सर चीजें डिलीवर कर देते हैं। बताइए, अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके कोई ट्रांजैक्शन करता है कस्टमर के साथ, क्या वो ट्रांजैक्शन फर्म पे बाइंडिंग है? फिर सुनिए, अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है और थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता है, क्या वो ट्रांजैक्शन फर्म पे बाइंडिंग है? फिर से बताइए, अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन की, क्या ट्रांजैक्शन फर्म पे बाइंडिंग है? शाबाश, डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था या नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था तो फिर फर्म लायबल है। फर्म इस ट्रांजैक्शन को पूरा करेगी और स्टेप नंबर 1 में ट्रांजैक्शन पूरा होगी, स्टेप नंबर 2 में जो नुकसान है वो फॉल्टी पार्टनर से वापस लिया जाएगा। तो क्यों मना किया था? 5 लाख की ट्रांजैक्शन, हो गया नुकसान, हो गया नुकसान। कस्टमर को तो नुकसान भरना है, कस्टमर कैसे, क्योंकि कस्टमर तो इनोसेंट है ना। लॉ पहले थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है, फिर दूसरे नंबर पे लॉ इनोसेंट पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इनोसेंट पार्टनर उस पार्टनर से जिसने अथॉरिटी से एक्सीड किया था उससे कंपनसेशन करवाएंगे। अच्छा, ये कंसेप्ट हमने कहीं और भी पढ़ा हुआ है, एजेंट वाले में। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, क्या प्रिंसिपल लायबल है? एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन बाद में प्रिंसिपल क्या करेगा? एजेंट से रिकवरी करवाएगा। और अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था तो प्रिंसिपल लायबल नहीं, एजेंट लायबल। एग्जैक्टली उसी तरह सोचना है, उसी तरह सोचना है, क्योंकि पार्टनर भी एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अगर एक पार्टनर की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन की, क्या फर्म लायबल है? डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, फर्म लायबल है, फर्म ट्रांजैक्शन पूरा करेगी और जो नुकसान होगा पार्टनर से भरवाएगी। और अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि पार्टनर अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो फिर फर्म लायबल नहीं है, वो पार्टनर जाने फॉल्टी और थर्ड पार्टी जाने, आपस में निपटे खुद ही, फर्म क्लीन है। नहीं क्लियर? ये बात समझ आ गई? तो बारो मनी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग केस है, पहले केस पार्टनर्स ने आपस में एग्री किया था 10 लाख से ऊपर कोई बंदा लोन बारो नहीं करेगा, 10 लाख से ऊपर की बारोइंग नहीं होगी। पार्टनर गया बैंक के पास, सर मुझे 1 करोड़ चाहिए। बैंक ने कहा पागल समझ रखा है क्या, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट में, आपके पास पावर तो जरूर है
लेकिन हो सकता है इस पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, तो मुझे पार्टनरशिप एग्रीमेंट ला के दिखाएंगे तो फिर मैं फैसला करूंगा। पार्टनर ने कहा सर मेरी बात पे एतबार नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप में 1 करोड़ कसम उठवा ले मेरे से, पार्टनरशिप में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं मनी बारो का ट्रेडिंग कंपनी है, मनी बारो कर सकता हूं, 1 करोड़ चाहिए। हालांकि पार्टनरशिप में 10 लाख की लिमिट लगी हुई है। बैंक ने कहा नहीं, असूल की बात है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट लाओगे तो बात आगे चलेगी, वरना नहीं। पार्टनर ने कहा अच्छा, वो गया पार्टनरशिप एग्रीमेंट ले आया, सामने रख दिया मैनेजर के। मैनेजर ने सोचा अच्छा एग्रीमेंट ले आया तो फिर सच्चा होगा तभी लेके आया, सच्चा होगा, मुश्किल केस स्टडी है थोड़ी सी, सोच के बताइएगा। सच्चा, उसने एग्रीमेंट को खोल के नहीं देखा, हालांकि बड़ी आसानी से वो इस ट्रुथ को डिस्कवर कर सकता था कि कितने लिमिट लगाई है कि नहीं, उसने नहीं देखा, उसने 1 करोड़ का लोन दे दिया। बाद में पार्टनर गायब हो गया, दुबई चला गया। फर्म लायबल है, 1 मिनट ठहरे, क्या पार्टनर ने अपने अथॉरिटी से एक्सीड किया? ओके, मैं भी इससे एग्री करता हूं, एक्सीड किया। दूसरा क्वेश्चन, क्या थर्ड पार्टी को नॉलेज था? नॉलेज नहीं था, लेकिन मीन्स ऑफ डिस्कवरी थे। लॉ ये कहता है कि अगर इसमें उसने एग्रीमेंट उसके सामने रखा गया था, उसने नहीं पढ़ा ना, तो ये उसका कसूर है। हम एज्यूम करेंगे उसे नॉलेज था, हम एज्यूम करेंगे उसे नॉलेज, क्यों? हालांकि एक्चुअली नॉलेज, अजीब बात है ना, एक्चुअली नॉलेज नहीं था। लॉ कहता है भाई उसके सामने रखी, उसे चाहिए था एग्रीमेंट पढ़ लेता, ये उसकी नेग्लिजेंस है, ये उसकी नेग्लिजेंस है। तो इसीलिए याद रखें कि ये इसी तरह का केस हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कि अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है, अगर कोई फ्रॉड है, लेकिन मीन्स ऑफ डिस्कवरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहता। याद है एक बंदे ने कहा था सर हमारी फैक्ट्री जो है 60,000 मोटरसाइकिल बनती है, असल में 35,000 बनती है। उसने कहा सर नहीं यकीन तो ये देख लें, बुक्स हमारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को खोल के देख लेते ना तो पता चल जाता 35,000 बन रही है। उसने रिकॉर्ड को, उसने कहा अच्छा रजिस्टर सामने रखा है तो सही कह रहा होगा, क्या मैं डिटेल में देखूं? उसने कहा ठीक है, ये 60,000 के हिसाब से ट्रांजैक्शन कर ली। बाद में पता चला ये तो 35,000 है फैक्ट्री की कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? क्यों नहीं? क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ्रॉड नहीं है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, मीन्स ऑफ डिस्कवरी थे। तो उसी तरीके से समझ आ गया थर्ड पार्टी को नॉलेज है या नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं होता, उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, तो लॉ अज्यूम करता है फिर वहां पे नॉलेज था। बहरहाल चले टू बारो में क्लियर। फिर इसके बाद ये 2 पॉइंट केस स्टडी में है, मैं बार बार आएंगे। बाय एंड सेल वाला, इसमें नॉर्मली ये कहता है कि जी हमने एक लिमिट डिसाइड कर ली थी और एक पार्टनर ने उस लिमिट से बाहर जाके चीजें ट्रांजैक्शन की है, और इसमें नॉर्मली क्या कहेगा कि बैंक वगैरह से लोन लिया और लोन लेके पार्टनर भाग गया, फिर पूछेगा बताओ पार्टनरशिप फर्म लायबल है कि नहीं। क्लियर हुई है बात? चलिए और की लिमिट पर ट्रांजैक्शन होगी, पर डे होगी? नहीं, ये लिमिट बताई होती है उन्होंने, पर ट्रांजैक्शन नॉर्मली होती है, ये लिमिट क्वेश्चन में बताई होगी। नेक्स्ट, टू एम्प्लॉय सर्वेंट। एम्प्लॉय सर्वेंट का मतलब क्या है? वहां पे इसका मतलब है कोई पार्टनर चाहे तो किसी को जॉब पे रख सकता है। ओके। टू ड्रॉ चेक, चेक इशू कर सकता है, बैंक से पैसे निकलवा सकता है। यस। टू प्लेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज का मतलब पता है क्या है? जमानत के तौर पे चीजें रखवा के लोन लेना। गिरवी 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 गिरवी, तो इसका मतलब है पार्टनर गिरवी भी चीजें रखवा सकता है, लेकिन कौन सी चीजें? इमूवेबल नहीं, इमूवेबल रिस्ट्रिक्शन में है भैया समय। अच्छा ये सारी एग्जांपल 6 की 6 एक दफा पढ़ दें और मुझे बताएं आपको एक एक एग्जांपल समझ आ गई क्या कह रहा है? एक एक एग्जांपल समझ आ गई। और इसमें खास तौर पे जो ये मैंने हाईलाइट किए ना केस स्टडी वाले, ये क्लियर कर लें। क्लियर? आगे चलें। किताब में कोई रह तो नहीं कि लिस्ट में 2 रह गई हैं?
सेटलिंग अकाउंट पर्सन डीलिंग, नहीं सेटलिंग अकाउंट तो हो गया ना, टू रिसीव एंड पे कैश। आर डिफेंड ए केस इन द नेम ऑफ फर्म। हाँ, सेटलिंग अकाउंट्स विद द फर्म वही है कि कैश पे करना या रिसीव करना। अकाउंट सेटल करने का ये है ना, हाँ भाई मैंने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? 150। ये लो सेटल हुआ था 150, ठीक है। तो पेमेंट कर दी तो अकाउंट सेटल हो गया। तो सेटल करने का मतलब कैश पे। हाँ, जो अगली बात है वो इंटरेस्टिंग है, सू करना या डिफेंड करना पार्टनरशिप। अच्छा एक चीज देखें, हर पार्टनर का राइट है, ये जनरल रूल याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन में बार बार इस्तेमाल होगा। कहानी शुरू कर सकता है, खत्म अकेला नहीं कर सकता। एक पार्टनर चाहे तो कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है, खत्म अकेला नहीं कर सकता। अकेला शुरू कर सकता है, खत्म नहीं। खत्म करने के लिए दूसरों का साथ जरूरी है। तो यहां पे कह रहा है एक केस शुरू करना, किसी के खिलाफ कस्टमर ने, सप्लायर ने माल सही नहीं दिया, हमने कहा माल सही नहीं, तुम्हारे खिलाफ तो केस लेके जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में केस ले गए। एक पार्टनर अकेला जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है सप्लायर के खिलाफ, यस, लेकिन केस फाइल हो गया, उसको विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ का मतलब क्या है? उसको वापस लेना। विड्रॉ नहीं कर सकता। कंप्रोमाइज कर सकता है। कंप्रोमाइज का मतलब है उसे कहना, हाँ भाई देखा तुम्हें अदालत में कैसा घसीटा, अब तुम 1 लाख रुपया मुझे दे दो तो मैं केस वापस लेने को तैयार हूं। यह है कंप्रोमाइज करना। आओ बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं केस के, नहीं कर सकता। या ये कि आर्बिट्रेशन में ले जाते हैं। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन समझते हैं किसको कहते हैं? पंचायत। शाबाश, पंचायत साले। क्योंकि अदालत में जो भी केस जाता है ना, उसमें वापस नहीं आता। अदालत में जो भी केस जाता है वो वापस नहीं आता, वो भी लंबा ही चलता है। क्योंकि वकीलों का भी इसमें फायदा, और वकील, और मैं अपना ख्याल बयान कर रहा हूँ, ये ना हो कि वीडियो देखे मेरा अदालत हद की इज्जत का दावा हो जाए। नॉर्मली केसेस जो चलते हैं ना वो साल तक चलते हैं। अब वहाँ वकील तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लाते रहते पैसा। तो इसलिए बाजू का ऐसा होता है, लंबे केस से तंग आके पार्टीज फैसला करते हैं, यार ऐसा करते हैं किसी थर्ड पार्टी को आपस में, सियाने बंदे को डाल के ना आपस में सेटलमेंट करवा लेते हैं आपस में। इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। पंचायत इसकी एग्जांपल है, ठीक है। प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, कंसेप्ट समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी थर्ड पार्टी को दरमियान में, इसे एक और नाम भी दिया जाता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का लफ्ज आपने सुना होगा, हाँ, आर्बिट्रेशन। तो एक पार्टनर किसी के खिलाफ केस फाइल तो कर सकता है, सू कर सकता है, लेकिन उसको विड्रॉ वापस नहीं ले सकता। कंप्रोमाइज के मिल बैठ के दरमियानी रास्ता दोनों खुद से निकाल लें, नहीं कर सकता। आर्बिट्रेशन की तरफ लेके नहीं जा सकता। ये सारे काम करने के लिए पार्टनर्स का इकट्ठे होना जरूरी है, कलेक्टिवली। हाँ, और अगर किसी कस्टमर ने केस फाइल कर दिया, एक पार्टनर खुद जाके पेशी भुगत सकता है, हम भुगत सकता है, लेकिन उधर जाके अगर कहे कस्टमर से, भाई आज की मेहरबानी आपको बनाया, आइंदा से ना बुलाना, इधर बैठो, मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, लायबिलिटी एडमिट कर सकता है। ये इन शॉर्ट कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। वो सारे मिलके करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हाँ, वो 7वां जो नहीं लिखा था, टू सू, क्या था? टू सू भी कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, और डिफेंड, यानी किसी दूसरे ने केस फाइल किया हो तो डिफेंड भी कर सकता है। भाई क्लियर? क्या सारे पॉइंट? अच्छा, अब एक बात सुनो, एक बात सुनो। एक पार्टनर किसी दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय रख सकता है, तो कैसे पता चलेगा ये उसने बिजनेस के लिए एम्प्लॉय रखा था कि घर पे काम का? एक ड्राइवर रखा, कैसे पता चलेगा बिजनेस के लिए ड्राइवर रखा है कि घर के लिए?
एग्रीमेंट होगा तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा कि ये इस सौदे पे फाइज कर रहे हैं हम इसको। अगर ज़बानी कलामी हुआ है तो बताया जाएगा उसको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टू बाय एंड सेल गुड्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है भाई। पार्टनर की अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी भी तो होती है, ज़ाती ज़िंदगी में भी वो कुछ चीज़ें खरीदो फरोख्त करते हैं। कैसे पता चलेगा पार्टनर ने जाके बाइक खरीदी है तो पार्टनरशिप के लिए खरीदी है, खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? कैसे पता चलेगा कि ये उसकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है कि उसकी पर्सनल जात की ट्रांजैक्शन है? कैसे पता चलेगा? उसकी इंटेंशन से और बिजनेस के नेचर से। बिजनेस के नेचर से, बिजनेस के नेचर से नहीं। अकाउंट से तो डेबिट क्या, वो तो तब तक जब पार्टनर ड्राइंग कर रहा होता है। यहां पे ध्यान में रखिए, पार्टनर बिजनेस से पैसे नहीं निकलवा रहा। वो जब पार्टनर बिजनेस के अंदर मौजूद पैसे निकलवा रहा होता है ना, तब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट आता है। ये पार्टनर की ट्रांजैक्शन है थर्ड पार्टीज के साथ, थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप किस चीज की करें? किसकी करें? फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर बना, बल्बों की पार्टनरशिप करनी। कोई केस स्टडी में बार बार बल्ब आ रहे थे, यही याद आ गया था आपको। बल्ब की पार्टनरशिप कर रहे हैं, 3-4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बना ले। अब मैंने जाके सप्लायर से कहा मुझे 10 बल्ब दे दो। ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन मेरी पर्सनल है या कि फर्म की है? यानी जब जिस बंदे ने बल्ब सप्लाई किए हैं वो पैसे पार्टनर के घर आके मांगे कि फर्म से जाके पैसे मांगे, ये कैसे पता चलेगा उस बंदे को? अगर उसने अपना नहीं, वो तो अपनी अकाउंट डेबिट क्रेडिट का रूल तो तब है जब फर्म के साथ ट्रांजैक्शन हो। ये थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है, थर्ड पार्टी के साथ। तो उसकी इंटेंशन, किसकी इंटेंशन? पार्टनर की इंटेंशन। अगर उसकी इंटेंशन है बल्ब घर जाके लगाऊंगा तो उसके अपने, अगर उसकी इंटेंशन है कि ऑफिस में लगाऊंगा। अब ये यही रूल वो कहता है कि ये सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर की अथॉरिटी में शामिल है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि पार्टनर ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए कर रहा है कि अपने घर के लिए कर रहा है? उसने निशानियां बताई। उसने कहा कि ये पार्टनर, ये ट्रांजैक्शन तब बिजनेस ट्रांजैक्शन समझी जाएगी, इस ट्रांजैक्शन पे तब फर्म लायबल होगी जब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की होगी। ये यानी जिस फर्म, जो फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, ये उसकी ट्रांजैक्शन होगी। फर्म बल्ब में डील कर रहे हैं ना, तो वो बल्ब खरीद रहा होगा। अगर फर्म बल्ब में डील कर रही है और वो गाड़ी खरीद रहा है तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं। और दूसरा, इन द नेम ऑफ फर्म विद इंटेंशन टू बाइंड फर्म, फर्म के नाम से ट्रांजैक्शन होगी। यानी अगर कभी ऑर्डर देते हुए फर्म का लेटर हेड इस्तेमाल किया गया कि भाईजान 10 बल्ब हमें फर्म के एड्रेस पे भिजवा दो, तो ये पार्टनर की ट्रांजैक्शन जो है ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। और पार्टनर ये काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसकी अथॉरिटी में शामिल है ना। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ट्रांजैक्शन यही होती है लेफ्ट साइड वाली, पार्टनर यही काम कर रहा होता है लेकिन घर के लिए कर रहा होता है। उस सूरत में फिर फर्म लायबल नहीं होगी, वो पर्सनल लायबल होगा। फर्म कब लायबल होती है? जब ट्रांजैक्शन ये की जाए और फर्म के लिए की जाए, इन द नेम ऑफ फर्म। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब ये सुन लें, ये भी कौन सी सिचुएशन में पार्टनर का एक्ट फर्म पे बाइंडिंग है? ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना। ये 2 कंडीशन जो है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द नेम ऑफ फर्म, ये रटे वाले क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है, इसको ज्यादा सोचना नहीं है, इनको ज्यादा सोचना है। इसमें से केस स्टडी बना सकता है और इनमें भी ज्यादा बाय एंड सेल वाला और बारो वाला पॉइंट। क्लियर? केस स्टडी इन 2 पॉइंट से ज्यादा उठाएगा, बाकी सारा रिप्रोडक्शन। और रिस्ट्रिक्शन वाली बात
ये भी रिप्रोडक्शन में है। रिप्रोडक्शन में पूछेगा बताओ वो कौन कौन सी अथॉरिटी है जो रिस्ट्रिक्टेड है, वो कौन कौन से एक्ट है जो पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है, बताओ बताओ। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर, बताओ। इसका मतलब क्या है कि वो कौन से काम है जो पार्टनर अकेला नहीं कर सकता। कौन से काम नहीं कर सकता? टू एक्वायर और ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर हो गया। मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकता है, रूटीन नेचर की चीजें बाय सेल कर सकता है, इमूवेबल नहीं कर सकता, वो उसकी अथॉरिटी में नहीं है, उसकी अथॉरिटी में। टू विड्रॉ ए सूट, लीगल केस को विड्रॉ कर सकता है। टू एडमिट ए लायबिलिटी इन ए सूट, ये कोर्ट में जाके कहे अच्छा ठीक है क्या हर हफ्ते हमारी पेशी आ जाती है, बताओ कितने पैसे देना है, बताओ अभी देता हूं। बाकी पार्टनर बेचारे वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और ये पार्टनर कहता है बताओ कितने पैसे देने हैं, ये लो। मैंने कभी इतने पैसों की परवाह ही नहीं की, ये लो। कर सकता है ऐसे? नहीं कर। तो एक पार्टनर लायबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता सूट में कि जितना भी जुर्माना फैसला कर दो हम डिफेंड ही नहीं करते। सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, जो केस चल रहा है कोर्ट में आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकता है, अकेला नहीं कर सकता। आर्बिट्रेशन वाला कंसेप्ट आएगा हमारे सिलेबस में, अब डिटेल में आए। तो आर्बिट्रेशन का मतलब समझ ले, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? पंचायत, अक्लमंद बंदा कोई तीसरा जो दरमियान जो कुछ रास्ता देखते हैं, वो जाहिर आर्बिट्रेटर जो है वो सियाना बंदा होता है, वो कोई मेरे आप जैसा थोड़ी होगा। वो सारे मामलात को सामने रख के तो वो देखेगा कि कौन सी पार्टी क्या फैसला मुनासिब है, वो आर्बिट्रेशन के रूल पढ़ेंगे। लेकिन आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको है क्या कि लीगल केसेस से बच। अच्छा, आर्बिट्रेशन को ना एक प्रैक्टिकली बात बताऊंगा आपको। जज और वकील में से एक पार्टी पसंद करती है और दूसरी नापसंद करती है। जज आर्बिट्रेशन को पसंद करते, क्यों? इससे कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम होता है, और वकील पसंद नहीं करते, क्यों? पैसे मर जाते हैं उनके पैसे मर जाते हैं। तो बहरहाल अकेला, ये आर्बिट्रेशन का मतलब समझ आ गया ना? अकेला पार्टनर सूट आर्बिट्रेशन को रेफर नहीं कर सकता, सबकी रजामंदी जरूरी है। टू कंप्रोमाइज आर रिलिंक्विश एनी क्लेम, इसका मतलब क्या है? क्लेम का मतलब है कोई दावा होना। जैसे कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमारा भी दावा है और साथ किसी और कंपनी पार्टनरशिप का भी दावा है, तो अकेला पार्टनर कहे अच्छा मैं तो एजेंट हूं, मेरा एक्ट सारी फर्म का एक्ट है, जाओ ये जमीन तुम्हें दी, जाओ। अपना क्लेम ही खत्म कर दिया। उस एसेट के ऊपर जो क्लेम था अकेला कर सकता, अकेला नहीं पार्टनर कर सकता। कलेक्टिवली पार्टनर मिलकर फैसला करें मेजोरिटी की बेस पे, फिर कर सकते हैं। टू ओपन बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है फर्म के नाम पे, फर्म के अब अपने नाम से कर सकता है, वो तो अपने नाम से तो करेगा ना, ठीक है, अपने नाम से तो कर सकता है, फर्म के नाम से नहीं कर सकता। इसके रीजन ये है कि कहीं ऐसा ना हो फर्म के नाम पे जो चेक हो चुपके से अकाउंट खुलवा ले, बाकी किसी को पता ही नहीं है अकाउंट खुला है, और फर्म के नाम पे जो भी चेक आए वो उधर गड़ा, ठीक है, दुबई चला जाए। आप में से कुछ लोग एंडोमेंट फंड का आता है ना, आपके चेक, स्टूडेंट्स के चेक आते हैं बाज़ औक़ात, वो नॉर्मली कॉलेज के नाम पे आते हैं, ठीक है, और कॉलेज जो है फीस की एडजस्टमेंट वगैरह करके स्टूडेंट को ट्रांसफर करते हैं। इस तरह होता है कि मुझे एग्जैक्टली सिस्टम का पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ चेक्स होते हैं जो आई कैप की तरफ से आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो बेसिकली कॉलेज के थ्रू आते हैं, ठीक है, वो चेक। तो मुझे ये बताइए, कॉलेज का एक अकाउंटेंट है, उसने देखा इतने चेक कॉलेज के नाम पे आए हैं और ये कॉलेज ने बाद में स्टूडेंट्स को, क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके, किसी स्टूडेंट को फंड मिलना है लेकिन उसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो कॉलेज ने कहा चलो हम अपने कॉलेज के नाम से चेक आ रहे हैं ना, अपने बैंक में जमा करा के स्टूडेंट को पैसे दे देंगे फिर हम कैश। अकाउंटेंट ने कहा कॉलेज के नाम, या एक कोई पार्टनर है उसने कहा कॉलेज के नाम पे आ रहे हैं सारे चेक, अच्छा एक तरकीब भाई, क्या किसी दूसरे बैंक के पास चुपके से जाए और अकाउंट खुलवा ले,
काउंट कॉलेज के नाम से खुलवाए, पार्टनरशिप के नाम से खुलवाए, लेकिन सिग्नेटरी खुद बन जाए, अब क्या होगा भला? अब जितने भी चेक आएंगे बिजनेस के नाम पे, फर्म के नाम पे, वो ऑफिशियल अकाउंट में जाने की बजाय उस सीक्रेट अकाउंट में जाके ट्रांसफर, और वो उसको पैसे निकलवा रहा होगा। तो अगर अकेले पार्टनर को बैंक अकाउंट खुलवाने की इजाजत दी होती ना, तो ये कबाहत होती उसमें, वो सारे चेक उधर फर्म के ऑफिशियल उधर ट्रांसफर कर लेता। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बैंक अकाउंट जो खुल गया ना, उसमें पैसे जमा करवाने निकलवाने वो पार्टनर को इजाजत है, वो इजाजत है। वो कहां पे इजाजत है भला? टू ड्रॉ चेक्स, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में लिखा हुआ ना टू ड्रॉ चेक्स, वो इजाजत है कि ओपन अकाउंट है ना जो, क्योंकि वो सबको पता है, और जाहिर चेक बुक उन्होंने संभाल के रखी होगी, लेकिन अलहदा से अकाउंट ही खुलवा ले। वो कहे चेक चोरी करने की क्या जरूरत है, मैं अकाउंट ही अलहदा खुलवा लेता हूं, ये लो संभाल के रख लो चेक बुक, तो वो तो फारग होगी पार्टनरशिप। इसीलिए याद रखें कि चेक को ड्रॉ कर सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। टू एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इंडिविजुअल की पार्टनरशिप होती है। क्या आपको पता है दो पार्टनरशिप फर्म्स की भी आपस में पार्टनरशिप हो सकती है? दो पार्टनरशिप फर्म्स की भी पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन ये सारे पार्टनर फैसला करेंगे ना मिलके तो फिर ये होगा, वरना अकेला पार्टनर ये फैसला नहीं कर सकता। तो रिस्ट्रिक्शन समझ आ गई। मेन कंसेप्ट क्या सीखा आज हमने? अभी तक हमने ये सीखा कि हर पार्टनर के कुछ अथॉरिटीज हैं और कुछ पाबंदियां हैं। कोई भी पार्टनर अथॉरिटी वाले सारे काम कर सकता है अकेला, लेकिन रिस्ट्रिक्शन वाले काम नहीं कर सकता। एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाले काम कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन वाले काम नहीं कर सकता। कोई भी पार्टनर, अकेला पार्टनर एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाला कोई भी काम कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन वाला कोई भी काम नहीं कर सकता। आगे चलने से पहले मुझे बताइए ये कंसेप्ट समझ आ गया ना? और आप रट्टा तो लगा ही लेंगे बेहतरीन किस्म का। अच्छा लगा भी। अच्छा मुझे बताइए किसका रट्टा ज्यादा जोर से लगाना है, ज्यादा पक्का करके लगाना है? रिस्ट्रिक्शन का, रिस्ट्रिक्शन का, क्योंकि एम्प्लॉयड अथॉरिटी को केस स्टडी में टेस्ट करेगा, और सबसे ज्यादा जो केस स्टडी में जो उसने टेस्ट किया है कंसेप्ट वो कौन सा है? बाय और सेल और बारो मत। अच्छा मुझे बताइए अथॉरिटी वाले सारे काम कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन वाला कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम थ्रू एग्रीमेंट इधर वाली लिस्ट को इधर और इधर वाली लिस्ट को इधर लेके ला सकते हैं? बिल्कुल। याद रखें लॉक अल्फाज क्या इस्तेमाल करता है, कहता है एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। यानी थ्रू एग्रीमेंट आप चाहें तो इनमें से कोई पावर पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में ऐड भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो इसको भी मजीद रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे केस स्टडी में उसने कहा कि पार्टनर्स 50,000 से ज्यादा कोई पार्टनर बाइंग सेलिंग नहीं करेगा, तो असल में वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी को ही मजीद रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इस वाली पावर को। कुछ समझ आया? आज के लेक्चर में कुछ भी ना समझ आया हो, कुछ भी ना समझ आया हो, आपने ये पहले वाला इसको समझ लेना है, और ये बारो मनी इस कंसेप्ट बाकी सबका रट्टा लगा लेना है। क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह पार, खासतौर पे इसका रट्टा तो जरूर लगा लेना। ये रट्टा लाजमी लाजमी लाजमी, ये केस स्टडीज के लिए बार बार सोचें इन दोनों के ऊपर, बल्कि सोचने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट करेंगे ना उसमें ऑटोमेटिकली केसेस आए हैं। असाइनमेंट मिट गई आपकी, ये आपने नोट की हुई थी असाइनमेंट? असाइनमेंट नोट की थी ना स्टार्ट में? हाँ मुझे एंड में बता दीजिएगा। नहीं वो लिखा हुआ है सर, हाँ हमारी बुक में तो 1 to 23 लिखा हुआ है, ये आईकैप वाली असाइनमेंट थी। हाँ तो कुछ स्टूडेंट आईकैप वाली बुक भी तो यूज कर रहे होंगे। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। खुदा का खौफ करें, 11:30 मिनट बाकी हैं आगे। याद भी करना, कुछ भी नहीं हुआ, कल भी यही पढ़ाया था, कल भी यही पढ़ाया था। अच्छा चले, आर्बिट्रेशन, ना मेरी ना आपकी,
ना मेरी ना आपके। हाँ जी, ये छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ये छोटे छोटे, और ये पहले पढ़े भी हुए हैं, ये नहीं करते, ठीक है, ये नहीं करते, ये भी नहीं करता, वो भी नहीं। और बताएं, ठीक है, ये क्या है, ये 1 to 11 है। ये जो असाइनमेंट लिखी है ना भाई, ये असाइनमेंट अच्छा पहले पढ़ते तो हैं, उसके बाद केस स्टडी में जो आपको लगा ना कि ये हमने नहीं पढ़ा हुआ वो छोड़ दीजिएगा, आज छोड़ दें। अच्छा अब आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे नहीं पढ़े हुए, तो कोई बात नहीं, कल तो पकड़े जाएंगे ना, कल तो ये करवाना है ना, तो मैं असाइनमेंट फिर इकट्ठी चेक करूंगा, अच्छा अब सुने, अथॉरिटी इन इमरजेंसी, कोई भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकता, जैसे कोई एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, एक पार्टनर को कहा था कि तुम ऐसा करो, मुल्तान से आमों की पेटियां लेके लाहौर लाओ और लाहौर आके बेचना। फैसलाबाद के करीब पहुंचा, पता चला आम खराब हो रहे हैं, लाहौर तक तो इनका मुरब्बा बन चुका होगा, किसी काम का नहीं होगा, उसने फैसलाबाद में ही बेच दिए। मुरब्बा महावरतन कहा है, सच का थोड़ी ऑटोमेटिकली मुरब्बा बन जाता है, ऐसे थोड़ी बनता है। तो उसने फैसलाबाद में चीजें बेच दी, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, नुकसान हुआ तो जिम्मेदार है कि नहीं? क्यों जिम्मेदार नहीं है? ये अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी है, अगर ये काम ना करता तो मजीद नुकसान होता, बल्कि शाबाश, बल्कि ये अथॉरिटी तो दूर की बात है, ड्यूटी बन जाती है कि उसने लाजमी करना है। ये कैसे पता चला आपको ड्यूटी बन जाती है? मैंने अभी तो नहीं बताया। हाँ, प्रीवियस एजेंट नहीं, वो इसके राइट्स एंड ड्यूटीज में पढ़ा था, एजेंट में, पार्टनरशिप वाले में भी पढ़ा, एजेंट में भी पढ़ा था, पार्टनरशिप में ही पढ़ा था, हर चीज एजेंट वाले में, ऐसे थोड़ी होता है। क्लियर? अगली कौन से कंसेप्ट है? ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ये ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी क्या होती है? अपेरेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। अथॉरिटी बाय स्टॉपल, इतने मुश्किल अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपेरेंट अथॉरिटी या अथॉरिटी बाय स्टॉपल या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, ये क्या होती है? अच्छा नहीं, मुझे याद आया, ये तो एजेंट वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी एजेंट वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी पढ़ा था ना, एजेंट वाले में पढ़ा था, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी नहीं पढ़ा था? क्या कंसेप्ट था उसमें? अगर ये मुझे रिप्रेजेंट करता है कि मैं एग्जाम्पल को चेंज करता हूं, अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूं कि ये मेरे एजेंट हैं, असल में नहीं है, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, मैंने कहा ये मेरे एजेंट है, थर्ड पार्टी के पास गए, मेरा नाम लेके उनसे चीजें खरीदी, दुबई निकल गए, क्या प्रिंसिपल लायबल है? क्यों? अच्छा इसमें नोट कीजिएगा, ये एक्सीडिंग अथॉरिटी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इनके अथॉरिटी एक्सीड दूर के बाद इनकी एक आने की अथॉरिटी नहीं थी इसमें, ये तो पार्टनर था ही नहीं, ये तो एजेंट था ही नहीं, इस पे ऑस्टेंसिबल। अगर कोई पार्टनर हो, अगर कोई एजेंट हो, वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, फिर एक्सीडिंग अथॉरिटी वाला कंसेप्ट लगेगा। अगर कोई एजेंट है ही नहीं, अगर कोई पार्टनर है ही नहीं, उसको हम कहते हैं ये हमारा एजेंट है, ये एजेंट की तरह, ये हमारा पार्टनर है, असल में नहीं है, हमने कह दिया, वो ट्रांजैक्शन करे जाके, तो वो अथॉरिटी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल पार्टनर या एजेंट या अथॉरिटी, और दूसरा नाम क्या था मुश्किल सा? स्टॉपल, अथॉरिटी बाय स्टॉपल। तो पार्टनर बाय स्टॉपल या अथॉरिटी बाय स्टॉपल क्या क्या कंसेप्ट है? एक बंदा हमारा पार्टनर है ही नहीं, हमने दूसरों को रिप्रेजेंट किया
कि हमारा पार्टनर है, अलहदा से होके उसने कोई ट्रांजैक्शन की, क्या फर्म लायबल है? यस, लायबल है। पार्टनरशिप में भी ये कंसेप्ट इसी तरीके से अप्लाई होगा। हाँ, वो भी अप्लाई होगा। सुन लें सुन लें सुन लें, 3 एग्जाम्पल, इसके बाद क्लास खत्म। 3 एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल, हम सारे पार्टनर हैं, ये भाई भी बैठे हुए हैं और बैंकर वो है। बैंकर ने कहा सर ये कौन है? हमने कहा भाई है अपना, भाई है, पार्टनर है। ये भाईजान चुप है, भाईजान इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। अगले दिन पार्ट ए, क्वेश्चन का पार्ट ए, अगले दिन ये भाईजान बैंक के पास गए, फर्म के नाम पे लोन लिया और निकल गए दुबई। बैंक हमसे रिकवरी करवा सकता है? रिकवरी करवा सकता है। क्यों? हमारा हम कहेंगे सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखिए, इसमें ये पार्टनर नहीं है। ठीक है, पार्टनर बाय स्टॉपल इसी का तो नाम था, आपने रिप्रेजेंट किया, आपकी इस रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय करते हुए हमने एक्ट किया, फर्म लायबल है। पार्ट ए क्लियर हो गया। पार्ट बी, ये भाई नहीं गए, अगले दिन बैंक के पास हम चले गए। हम चले गए, हमने बैंक से लोन ले लिया, बैंक ने लोन, अच्छा तो आपके साथ जो कल बंदा बड़ा शरीफ आदमी था वो, हाँ वो आपका पार्टनर है, बस ठीक है, मैं तो समझा था बस आपका गैंग ही है अकेला, आप में कोई शरीफ आदमी भी है, बिल्कुल ठीक है लोन देंगे, करोड़ का लोन दे दिया। अब हम सारे दुबई निकल गए, ये पकड़ा गया। क्या इससे लोन रिकवर कराया जा सकता है? यस। ये जो स्टॉपल का कंसेप्ट है ना, ये आपको बताया था, 2 धारी तलवार है, ये 2 वे में काम करता है, दोनों तरह से काम करता है। इसमें जो इंडिपेंडेंट बंदा है, कभी वो पैसे लेके भाग जाता है तो फर्म लायबल है, और अगर फर्म उसका नाम लेके पैसे ले लेते हैं तो वो लायबल होगा। इस सूरत में क्या बैंक इससे पैसे रिकवर करवा सकता है? यस, करवा सकता है। क्लियर हो जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब शायद देखिए, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था ना, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था। फर्ज कीजिए ये इसने लोन लिया और भाग गया, बैंक हमसे रिकवर करवाएगा, हम लायबल हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद हम इसको पकड़ के इससे रिकवरी करवा सकते हैं। ला वो राइट हमें देता है। आपको पता है, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करने के बाद ला इनोसेंट पार्टीज को, इंटरनल पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। नहीं, वो पूरा लोन फ्रॉड, पूरे पैसे लेके भागा, ये पूरे पैसे रिकवर करवाएंगे इससे, पूरे पैसे रिकवर। तीसरा केस के पार्टनर है, ये रिटायर हो गया, शाबाश शाबाश, रिटायर हो गया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अब हमने लोन लिया बैंक से, ये लायबल है कि नहीं? लेकिन ये रिटायर हो चुका है। अच्छा, हमें नोटिस दिया था पार्टनरशिप को। हाँ, नोटिस में और पब्लिक नोटिस में फर्क है। पब्लिक नोटिस पब्लिक को देना होता है, पब्लिक नोटिस पब्लिक को देना, पार्टनर को थोड़ा ही देना है। तो ये लायबल है, लायबल है। भाई बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो चौथा केस भी अभी फिट कर देते हैं। अच्छा, आज कष्ट उठा लेंगे ना थोड़ा सा, कल वाले लेक्चर में आसानी हो जाएगी, वो जल्दी। अब सुने आगे, ये पता नहीं कौन है, हम अलग काम कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं, ये पता नहीं किसी शहर, पाकिस्तान के किसी शहर में लोगों को कहता फिरता कि ये हमारा पार्टनर है, और लोगों के साथ डीलिंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हमारा नाम लेके। हमें पता चला इसने कॉन्ट्रैक्ट किया एक लैंड परचेज करने का, हमारा नाम लेके। हम पे वो ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है कि नहीं? जो इसने लैंड परचेज करने के हमारा नाम लेके बाइंडिंग है कि नहीं? नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है, हमारे बाइंडिंग। लेकिन लॉ ये कहता है, इस सूरत में लॉ हमें एक ऑप्शन देता है, कहता है आप चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लें,
रेटिफाई, शाबाश, रेटिफाई का लफ्ज बोला मैंने क्लास में। आप चाहें तो रेटिफाई कर लें। अगर आप रेटिफाई कर लेते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा समझा जाएगा जैसे आप ही ने किया है। लेकिन अगर आप रेटिफाई नहीं करते तो ये एग्रीमेंट फर्म के ऊपर एप्लीकेबल, चाहे फर्म का नाम लिया हो लेकिन फर्म को पता हमारे सामने नहीं आया तो। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि जो पहले वाला केस था ना, उसमें भी इसने ऐसा काम किया था, पार्टनर नहीं था, बैंक से लोन लिया था, लेकिन वो हमारे सामने था तो हमारी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी, इसलिए लॉ ने कहा कि इस ट्रांजैक्शन के लिए हम लायबल हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने हुई ही नहीं उसके लिए हम लायबल नहीं है। ये हमारे सामने बैंक को कहता है कि मैं इनका पार्टनर हूं, मुझे लोन दो, हम चुप रहते हैं, इस सूरत में हम लायबल हैं। लेकिन अगर ये हमसे हटके बैंक से कहता है कि वो पार्टनर है या किसी पार्टी से लोन लेता है तो हम लायबल नहीं है। ये तो उस पार्टी को तसल्ली करनी चाहिए थी वाकई हमारा पार्टनर है कि नहीं। फर्क समझ आ रहा है? चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल थी बहरहाल ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी की, लेकिन बेफिक्र रहें, अगर आपको ये एग्जाम्पल में से कुछ भी समझ नहीं आया ना नो प्रॉब्लम। क्यों भला? क्योंकि हमने अभी ये सारी डिटेल में करनी है। ये वैसे पास्ट में कर भी चुके हैं एजेंसी वाले टॉपिक में, आज भी ब्रीफली डिस्कस कर दिया इनको, लेकिन नहीं मजीद करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। क्लियर? मंडे को इंशाल्लाह। तो ये असाइनमेंट आप नोट कर लीजिए, आपकी प्रीवियस असाइनमेंट के साथ ये असाइनमेंट भी सारी शामिल है 23। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मुझे अंदाजा आपका क्या हाल है, असाइनमेंट को दे रहा हूं तो मुझे पता नहीं होगा कि कौन कौन सी केस स्टडी सॉल्व हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो आप जब मुझे कहेंगे सर ये केस स्टडी तो हमने पढ़ा ही नहीं था, मैं कहूँगा अभी सॉल्व करके सोल्यूशन देखो। इसमें वो कंसेप्ट थे जो ये बाइंग एंड सेलिंग वाले थे, इस केस स्टडी में तो वो कंसेप्ट था जो बोरिंग वाला था। ये कैसे आपने कह दिया कि ये उधर वाला कंसेप्ट था? क्या मुझे पता नहीं होगा? हाँ जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।